हेलो एवरीवन। आज हम लोग भागीदारी अधिनियम की धारा 32 से लेकर लास्ट तक पढ़ेंगे। पहले टर्म पर हमने 30 धाराएं करा दी थी भागीदारी अधिनियम की। आज 32 से लेकर लास्ट तक चलेंगे। भागीदारी अधिनियम आज कंप्लीट हो जाएगा। पार्टनरशिप एक्ट क्या कहती है? धारा 32 पार्टनरशिप एक्ट की कहती है भागीदार का निवृत्त होना। निवृत्त होना होता है निकल जाना, दूर हो जाना, अलग हो जाना। तो किस तरह से भागीदारों अपने भागीदारी फर्म से अलग हो सकते हैं, इसके बारे में बताती है धारा 32। पहली बात है कि अन सब भागीदारों की सम्मति से सारे भागीदार क्या करें, आपस में सम्मति कर लें कि इन भागीदार को बाहर निकालना है या ये अलग होना चाह रहे हैं, तो सर्वसम्मति हो जाएगी, तो उनको निवृत्त कर दिया जाएगा भागीदार को। दूसरी बात है भागीदारों के अभिव्यक्त करार के अनुसार। अगर भागीदारों ने कोई अभिव्यक्त करार किया है कि हाँ भाई इस तरह से कोई भागीदार बाहर हो सकता है, तो उस करार के अनुसार वो क्या कर सकते हैं, निवृत्त हो सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। तीसरी और आखिरी बात है, अगर भागीदारी इच्छाधीन है, इच्छाधीन भागीदारी में होता यह है कि सारे भागीदारी जो होते हैं, इसमें चूंकि इच्छाधीन भागीदारी में हमने बताया था कि कोई डेट मुकर्रर नहीं होती कि कब तक ये लोग भागीदार रहेंगे या कब तक फर्म रहेगी। तो इस अवस्था में क्या होगा, अगर इच्छाधीन भागीदारी है तो वहाँ जो भागीदार निवृत्त होना चाहता है फर्म से, वो क्या करेगा, अन्य सभी भागीदारों को अपने निवृत्त होने के आशय की लिखित सूचना देगा और लिखित सूचना द्वारा वो अपने कामों से, अपनी फर्म से निवृत्त हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, मुक्त हो जाएगा। ये थी उपधारा 1। उपधारा 2 कहती है कि जो निवृत्त होने वाला भागीदार है वो अपने निवर्तन से पहले, जब तक वो नहीं निकला था उससे पहले तक, जब तक वो फर्म में था, वो अपने सारे फर्म निवृत्त होने से पहले तक फर्म के सारे कार्यों के लिए, सारे कार्यों के दायित्व से क्या कर सकता है, मुक्त हो सकता है। कब मुक्त हो सकता है? अगर वो करार द्वारा जो पुनर्गठित फर्म के भागीदार हैं उनसे करार कर ले कि भाई हमको मुक्त कर दिया जाए, हमें रिहाई दी जाए क्योंकि हम निकल रहे हैं। तो जो निवृत्त होने के बाद पुनर्गठित फर्म होगी, उन लोगों के साथ करार करके वो अपने पूर्व में किए गए कार्यों से भी उन्मोचित हो सकता है, मुक्त हो सकता है। तीसरी उपधारा कहती है कि फर्म से जो भागीदार निवृत्त हो गया है और उसने करार नहीं किया है, जैसा कि पॉइंट 2 में बताया गया था, उपधारा 2 में बताया गया था कि वो निवृत्त तो हो गया, मगर उसने क्या किया, अभी अपने निवृत्त होने की, अपने बाहर निकलने की, अपने उन्मोचित होने की लोक सूचना नहीं दी है, तो वो निवृत्तन के बाद भी, बाहर निकलने के बाद भी फर्म के कार्यों के लिए जिम्मेदार रहेगा। जब तक कि वो लोक सूचना नहीं दे देता है, तब तक वो फर्म के कार्यों के लिए दायित्व के अधीन है। ये बात कहती है उपधारा 3। उपधारा 4 कहती है कि जो निवर्तन के बाद लोक सूचना है, चाहे तो वो निवृत्त होने वाला भागीदार दे सकता है कि हम इस फर्म से निवृत्त हो गए हैं, या भागीदार कोई और फर्म का और भागीदार भी निवर्तन की सूचना लोक सूचना के रूप में दे सकता है। धारा 33 कहती है भागीदार का निष्कासन। निवृत्त अपने आप होते हैं, निष्कासित किया जाता है, भागीदार को निकाला जाता है। और किस तरह से निकाला जा सकता है, ये कहती है धारा 33। पहली बात बताई गई है उपधारा 1 में। धारा 33 की उपधारा 1 कहती है कि अगर भागीदार को निकालना है तो अन्य भागीदारों के बीच की जो संविदा होगी, उस संविदा के अनुसार और उस संविदा का
को सद्भावपूर्वक प्रयोग में लाने के अलावा किसी भी भागीदार को नहीं निकाला जाएगा और ये संविदा बहुसंख्यक व्यक्तियों द्वारा होगी। कहने का मतलब है, मान लीजिए 5 लोगों की कोई फर्म है तो 5 में से 3 लोग बहुमत द्वारा सद्भावपूर्वक ये विचार करें कि इनको अब निकालना है क्योंकि ये नुकसान पहुंचा रहे हैं, तभी आप निकाल सकते हैं, वरना किसी भागीदार को आप बिना बहुसंख्या के और बिना सद्भावनापूर्वक विचार किए किसी भागीदार को फर्म से नहीं निकाला जा सकता। उपधारा 2 कहती है कि जो धारा 32 हम लोगों ने पढ़ी थी, जो निवृत्त होने से संबंधित मामले थे, उपधारा 2, उपधारा 3 और उपधारा 4, ये सारे उपबंध लगेंगे इस धारा 33 में भी, क्योंकि वहां पर निकाला गया था और यहाँ पर वहां पर अपने आप निकला था भागीदार और यहाँ पर भागीदार को निकाला गया है। तो चाहे खुद निकले या निकाला जाए तो बाकी पॉइंट जो उपधाराएं 2, 3 और 4 हैं वो सेम रहेंगी 33 में भी, जो कि 32 में थी। अब थोड़ी सी धाराएं हैं जो प्रीलिम्स में पूछ ली जाती हैं। जैसे धारा 34 है कि अगर कोई भागीदार दिवालिया हो जाता है, पूछा जाता है दिवालिया होने से संबंधित कौन सी धारा है, तो धारा 34 है। और दिवालिया अगर हो जाता है तो अब वो भागीदार दिवालिया, जिस दिन उसको न्यायालय का दिवालिया घोषित करेगा उस दिन से वो व्यक्ति भागीदार नहीं रहेगा, ये कहती है धारा 34। धारा 35 में कहा गया है मृत भागीदार की संपदा का दायित्व, जो अगर भागीदार कोई मर गया है तो अब उसकी संपदा भी उस फर्म में दायित्व नहीं रखेगी, मतलब मृत भागीदार की संपदा जो होती है वो दायित्व के अधीन नहीं होती है। धारा 39 फर्म का विघटन से संबंधित है। फर्म का विघटन कैसे हो सकता है ये बताती हैं 40, 41, 42, 43। तो फर्म विघटित होती है, कहने का मतलब सारे भागीदार जो थे वो आपस में करार कर लिए और उन्होंने करार द्वारा, या जैसा कि बताया गया 40 में करार द्वारा, या 41 में बताया गया अनिवार्य विघटन, अगर फर्म का कार्य विधि विरुद्ध हो गया तो अनिवार्य विघटन होता है कि उसको अभी उसको विघटित करना ही पड़ेगा। 42 कहती है आकस्मिक विघटन, कोई ऐसी समस्या आ गई है जिसकी वजह से विघटित करना पड़ रहा है फर्म। 43 कहती है इच्छाधीन भागीदारी का सूचना द्वारा विघटन। इच्छाधीन भागीदारी की सूचना द्वारा विघटन अभी डिटेल्ड पढ़ाएंगे हम यहाँ पर, आपको यहाँ मेंस में पूछी जाती है इच्छाधीन भागीदारी का सूचना द्वारा विघटन। फिर न्यायालय द्वारा विघटन, मतलब इस तरह से कहने का मतलब है इन तरीकों से कोई फर्म विघटित की जा सकती है। तो फर्म का विघटन और विघटन के प्रकार, ये बात याद रखेंगे धारा 39 से लेकर धारा 44 तक। जो मेंस में प्रश्न आता है वो ये है कि धारा 43 के अंतर्गत इच्छाधीन भागीदारी का सूचना द्वारा विघटन, क्योंकि इच्छाधीन भागीदारी में कोई समय सीमा होती नहीं कि फर्म कब तक चलेगी। तो होता क्या है, फर्म विघटित होती है, सभी भागीदार क्या करते हैं, लिखित सूचना देते हैं कि ये अपने आशय की कि ये फर्म विघटित कर दी जाए, और जिस दिन वो लोग तारीख मुकर्रर करते हैं उस तारीख को वो सूचना आशय की विघटित करने की सूचना, विघटित करने का आशय की जो सूचना है वो देने के बाद वो फर्म विघटित हो जाती है। तारीख के बारे में चूंकि पहली उपधारा सिर्फ ये बताती है कि फर्म कैसे विघटित होती है, तो लिखित सूचना की आशय देंगे, लिखित विघटित करने का आशय लिखित रूप में देंगे तो फर्म विघटित हो जाएगी। दूसरी बात बताई गई है फर्म उस तारीख को विघटित हो जाती है जिसमें सूचना की जो तारीख दी हुई है उस तारीख को वो जब आशय अपने विघटित करने के आशय की सूचना दी गई उस तारीख को वो फर्म विघटित हो जाएगी। और अगर कोई सूचना नहीं है तो जैसे ही सारे लोग अपने आशय विघटित करने के आशय की सूचना को संसूचित कर देंगे, उस तारीख मतलब उस समय ही वो फर्म विघटित हो जाएगी, अगर तारीख नहीं दी हुई है तो। फिर आ जाते हैं आप धारा 45 में। धारा 45 कहती है विघटन के पश्चात किए गए भागीदारों के कार्यों के लिए दायित्व। अगर फर्म विघटित हो गई है तो फर्म का विघटन हो गया है तो फर्म के विघटन के बाद भी सारे भागीदार
जब तक कि विघटन फर्म के विघटन की सूचना को लोक सूचना के रूप में नहीं दे देते हैं, तब तक वो सारे के सारे भागीदार विघटन से पहले किए गए कार्यों के लिए फर्म के प्रति दायित्व के अधीन होते हैं और वो सारे के सारे भागीदार क्या करेंगे, उन दायित्वों का निर्वहन करेंगे जो कि फर्म विघटित होने से पूर्व उन्होंने कार्य किए थे, अगर उन्होंने क्या किया है, लोक सूचना नहीं दी है तो। अगर हो क्या कोई भागीदार मर जाता है या दिवालिया हो जाता है, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, तो वो भागीदार या फर्म से निवृत्त हो जाता है, तो उस भागीदार की संपदा उसके भागीदार ना रहने की तारीख के पश्चात से उस फर्म के कार्यों के लिए दायित्व के अधीन नहीं रहती। ये बात ध्यान रखिएगा। उपधारा 2 कहती है कि उपधारा के 1 के अधीन जो सूचनाएं हैं, जैसे निवृत्त होने की जो संसूचनाएं हैं, वो निवृत्त होने वाला या दिवालिया होने वाला भागीदार स्वयं दे सकता है या कोई भी अन्य भागीदार दे सकता है, लोक सूचना के रूप में संसूचित कर देगा। हमने अपना चैनल दे दिया @lawclasses क्लासेस बाई फिरोज सर। अब आप डायरेक्ट फिरोज सर भी डालेंगे तो आप हम तक पहुंच जाएंगे। उसके अलावा ये मोबाइल नंबर दिया हुआ है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे ये व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करके हमसे मदद ले सकते हैं। सारा मैटर फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारे मैटर सारे वीडियो के साथ PDF लगा हुआ है, ये हैंड रिटन नोट्स का सब में, जहाँ इंपॉर्टेंट केस हैं लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट के, वहाँ केस लॉज दिए हुए हैं। इसीलिए ये कंप्लीट मैटर है तैयारी करने के लिए, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। बहुत जल्द PCSJ और HAS-UP की वैकेंसी आने वाली है, इसलिए आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए और कोई भी असुविधा होने पर हमसे संपर्क कर लीजिए और सबको शेयर ज़रूर करिए और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए आप लोग। धारा 64 कहती है भागीदारी अधिनियम की धारा 64 कहती है भूलों का परिशोधन। पूछा जाता है भूलों का परिशोधन कौन करता है, तो रजिस्ट्रार को ये शक्ति होती है कि वो क्या करे, हर किसी भी समय फर्म के रजिस्टर में जो भी प्रविष्टियां की गई हैं जो कि फर्म के रजिस्टर होने से संबंधित हैं, उन दस्तावेजों में किसी भी भूल, किसी भी त्रुटि, किसी भी परिशोधन के लिए पर्याप्त शक्ति रखता है। परिशोधन की शक्ति है रजिस्ट्रार को, वो परिशोधन कर सकता है। कब कर सकता है, जबकि उस फर्म के पक्षकार क्या हो, इस अध्याय के अधीन कोई लिखित में सूचना, वो लिखित दस्तावेज जो हस्ताक्षरित हो, उस भूल को, उस परिशोधन को उल्लेखित करें कि ये दस्तावेज हैं और इस आधार पर क्या होना चाहिए, परिशोधन होना चाहिए। तो वो पक्षकार जो रजिस्टर्ड पक्षकार हैं अपने आवेदन को रजिस्ट्रार के सामने पेश करेंगे और रजिस्ट्रार क्या करेगा, उन दस्तावेजों को देखकर उन भूलों का परिशोधन कर सकेगा। आखिरी धारा है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 69। यह हालांकि ये एक्ट भागीदारी अधिनियम एक्ट के जो इन्फोर्स होने के 1 साल बाद परिवर्तन में आई है। धारा 69 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट धारा है ये, इस एक्ट की बहुत आती है, लगभग हर एग्ज़ाम आती है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको समझ लीजिए कि रजिस्ट्री ना कराने का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर कोई फर्म है, इस मैटर को कैसे लिखना है ये भी आप समझ लें। पहला पॉइंट हमने लिख के दिया आपको। पहले पॉइंट में पहली उपधारा में बताया गया है कोई भी वाद जो किसी संविदा से उद्भूत या इस अधिनियम द्वारा प्रवर्तित किसी अधिकार को प्रदत्त किसी अधिकार को प्रवृत्त कराने के लिए लाया जाए, किसी फर्म के भागीदार के नाते वाद लाने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा या की ओर से उस फर्म के विरुद्ध या किसी ऐसे व्यक्ति की विरुद्ध जिसका उस फर्म में भागीदार होना या रहा होना अभिव्यक्त है, किसी भी न्यायालय में संस्थित नहीं किया जाएगा जब तक कि वो फर्म रजिस्ट्रीकृत ना हो
और वाद लाने वाला व्यक्ति फर्मों के रजिस्टर में उस फर्म के भागीदार के तौर पर दर्शित ना हो या दर्शित ना रह चुका हो। कहने का मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति जो ये कह रहा है कि हम भागीदार हैं इस फर्म के और हम इस फर्म के विरुद्ध या अन्य भागीदारों के विरुद्ध वाद लाना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति को, जो फर्म का भागीदार होने का दावा कर रहा है, उसको उस फर्म के विरुद्ध वाद लाने का अधिकार न्यायालय तब तक नहीं देगा, उसको वाद संस्थित करने का अधिकार न्यायालय तब तक नहीं देगा। उस व्यक्ति को वाद संस्थित करने का, न्यायालय में वाद संस्थित करने का अधिकार तब तक नहीं है जब तक कि वो फर्म रजिस्टर ना हो और उस रजिस्टर्ड फर्म में उस व्यक्ति का, जो कह रहा है कि हम इस फर्म के भागीदार हैं, उस व्यक्ति का नाम फर्म के रजिस्टर में दाखिल ना हो, रजिस्टर्ड फर्म में। मतलब फर्म भी रजिस्टर्ड होना चाहिए और वो व्यक्ति जो वाद ला रहा है फर्म के भागीदार के नाते, उस व्यक्ति का नाम भी उस रजिस्टर्ड फर्म में होना चाहिए भागीदार के रूप में। दूसरी बात है, कोई भी वाद अगर फर्म लाना चाहे या फर्म की ओर से लाना चाहे तो भी न्यायालय में वो वाद संस्थित नहीं कर पाएगी फर्म, जब तक कि वो फर्म रजिस्टर्ड ना हो और रजिस्टर्ड फर्म के तौर पर वो भागीदार जो वाद ला रहा है उसका नाम भी भागीदारी उस फर्म में भागीदार के रूप में रजिस्टर्ड होना चाहिए। कहने का मतलब है ना ही कोई भागीदार, पहले पॉइंट में बताया गया है, फर्म के विरुद्ध वाद ला जा सकेगा अगर वो रजिस्टर्ड फर्म और रजिस्टर्ड भागीदार नहीं है। दूसरी बात कही है ना फर्म ना ही फर्म का कोई भागीदार वाद ला सकता है अगर वो फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। कहने का मतलब है फर्म के रजिस्टर ना होने का नुकसान सबसे बड़ा ये है कि फर्म किसी भी पर व्यक्ति के विरुद्ध या फर्म का भागीदार किसी भी पर व्यक्ति के विरुद्ध वाद संस्थित नहीं कर पाएगा अगर वो रजिस्टर नहीं है तो। तीसरी बात है कि जो उपधाराएं 1 और 2 पढ़ाई गई हैं आपको, इसमें ये जो संविदा से संबंधित जो भी मामले हैं वो हर जगह लगेंगे, चाहे वो मुजराई के दावे हों या कोई अन्य कार्रवाई हो, सब पर लागू होती है ये बात। मतलब हर जगह ये बात लागू होगी, मगर 2 बातें हैं जहाँ पर छूट मिलेगी। पहली बात है, अगर फर्म के विघटन के लिए कोई वाद लाया जाए या फर्म के लेखा प्राप्त करने के लिए कोई, विघटित फर्म के लेखा प्राप्त करने के लिए कोई वाद लाया जाए या फर्म की संपत्ति प्राप्त करने के लिए कोई वाद लाया जाए, वहाँ पर फर्म का रजिस्टर होना ज़रूरी नहीं है। दूसरी बात, अगर कोई दिवालिया भागीदार है और उसकी संपत्ति को प्राप्त करना चाह रहा है कोई शासन आदेश के तहत तो या न्यायालय की शक्ति के अधीन, तो फर्म का रजिस्टर होना ज़रूरी नहीं है। चौथी उपधारा बताई गई है कि ये धारा वहाँ नहीं लगेगी जहाँ पर, पहली बात कि ऐसी फर्मों या फर्म के भागीदारों को जिनके कारोबार का कोई स्थान जिस पर अधिनियम का विस्तार नहीं है, जहाँ ऐसी कोई जगह है जहाँ पर इस भागीदारी अधिनियम नहीं लगता है, तो वहाँ पर, चूँकि जब अधिनियम ही नहीं लगता तो वहाँ पर फर्मों का रजिस्ट्रीकरण होना भी ज़रूरी नहीं है। या कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर क्या हुआ है, धारा 56, इसी अधिनियम की धारा 56 के अधीन क्या हुई है, छूट दे दी गई है कि फर्म रजिस्टर कराना ज़रूरी नहीं है, तो वहाँ पर फर्म को रजिस्टर कराना ज़रूरी नहीं है, ये धारा वहाँ नहीं लगती। दूसरी चीज़ और आखिरी बात कि अगर कोई ऐसा वाद है जिसका मूलधन सिर्फ 100 रुपये है, 100 रुपये तक कोई वाद है, तो वहाँ पर फर्म का रजिस्टर होना ज़रूरी नहीं है, वहाँ पर वाद लाया जा सकता है। 100 रुपये से ऊपर के बाद में ही वाद या कार्रवाई या मुजराई के दावे के लिए फर्म का रजिस्टर होना ज़रूरी है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है इसमें, CIT बनाम जय लक्ष्मी राइस एंड ऑयल मिल्स AIR 2000। इसमें बहुत पेचीदा मामला हो गया था, फर्म रजिस्टर नहीं थी और फर्म के ओर से वाद लाया गया था। न्यायालय ने क्या किया, इनके वाद को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के बाद बीच में ही इन लोगों ने फर्म के रजिस्टर के लिए भी एप्लीकेशन दे दी और केस ख़त्म होते होते फर्म रजिस्टर भी हो गई। तो ये लोग कहने लगे कि भाई हमारी फर्म तो रजिस्टर है। तो न्यायालय ने बिल्कुल साफ कहा कि जब आपने वाद दायर किया था उस वक्त आपकी फर्म रजिस्टर नहीं थी, इसलिए आपका वाद खारिज किया जाता है। वाद लाने के लिए आप जिस तारीख को वाद ला रहे हैं उस तारीख पर फर्म आपकी रजिस्टर होना चाहिए, तभी फर्म रजिस्टर मानी जाएगी।
और अगर आप बाद में रजिस्टर करा रहे हैं तो वो फर्म आपकी रजिस्टर्ड नहीं मानी जाएगी। हाँ, अगर ये बात ज़रूर है कि जब आपने रजिस्टर करा लिया है तो आप दूसरा वाद लाइए, तब न्यायालय देखेगा कि अगर कुछ मामला बनेगा तो आपके पक्ष में डिसीजन दिया जाएगा, अन्यथा नहीं। कहने का मतलब ये था इस पूरे केस का कि वाद दायर करने की तारीख पर फर्म को रजिस्टर होना चाहिए, तभी वो रजिस्टर्ड फर्म मानी जाती है, तभी आप फर्म की ओर से या कोई भागीदार फर्म की ओर से या फर्म के विरुद्ध वाद दायर कर सकता है, अन्यथा नहीं, जैसा कि धारा 1 और 2 में बताया गया। इस तरह से ये भागीदारी अधिनियम कंप्लीट हो गया। अब तक हम आपको 7-8 एक्ट दे चुके हैं, जैसे CRPC, CPC, IPC, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे मेजर एक्ट दे चुके हैं। फिर हिंदू लॉ पूरा दे चुके हैं, मुस्लिम लॉ दे चुके हैं पूरा। ये भागीदारी अधिनियम भी आज कंप्लीट हो गया आपका। इस तरह से आपका जो UPPCSJ और UPSJs की वैकेंसी आने वाली हैं, उन वैकेंसीज़ के लिए या फिर हिंदुस्तान में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब एग्ज़ाम्स के लिए ये मैटर पर्याप्त है। इसीलिए अपने आप सारे साथियों की ये मैटर शेयर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।